welcome to our channel. So today the topic for discussion is CSR provisions. कौन सी कंपनी पे CSR provision applicable होगा? अगर आपकी कंपनी पे CSR provision applicable है, then what all you are required to do? So without wasting any time, let's just quickly get started. अगर हमारी कंपनी का net worth is 500 crores or more, if turnover is 1000 crores or more, or net profit is 500 crores or more in the immediately preceding financial year, then we have to comply with all the CSR provisions. ये सारी चीजों में से अगर एक भी हमारा थ्रेशोल्ड पार हो जाता है, then we have to comply with all the CSR provisions. That means अगर हमारी कंपनी पे CSR provisions applicable हैं, so what are we required to do? हमें एक तो कमेटी बनानी है, CSR कमेटी, और CSR पॉलिसी बनानी है. That are the two things that we are required to do. और इसके साथ साथ हमें कितना अमाउंट CSR एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करना है ये भी हमें देखना होगा. So let's just talk about the CSR committees. अगर आपको CSR कमेटी बनानी है तो उसके अंदर 3 या उससे ज्यादा मेंबर्स होने चाहिए, 2 डायरेक्टर्स एंड 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. अब मुझे पता है इन सारी वीडियो को देखने वालों में क्वेश्चन चल रहा होगा कि हम तो प्राइवेट कंपनी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तो है ही नहीं. डेफिनेटली यू आर राइट. अगर आप प्राइवेट कंपनी है उस केस के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप भी इस थ्रेशोल्ड में नहीं आ रहे हैं. दैट इज अंडर सेक्शन 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट रेड विद रूल 4 ऑफ अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स. अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो आप 2 या उससे ज्यादा डायरेक्टर की भी कमेटी बना सकते हैं. अब क्या हमें CSR कमेटी हमेशा बनानी पड़ेगी? जब तक कि अमेंडमेंट प्रोविजंस नहीं आए थे उससे पहले भी all were required to form the CSR committee, but now there is an exception. If the amount to be spent by the company does not exceed 50 lakh rupees, the company shall not be required to constitute a CSR committee. अगर कंपनी का जो स्पेंड अमाउंट होता है जो हम कैलकुलेट करते हैं 2% ऑफ द नेट एवरेज प्रॉफिट ऑफ द इमीडिएट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, अभी जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि हमें कितना अमाउंट CSR एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करना होता है, तो जितना भी अमाउंट वो कैलकुलेट करके आता है, इफ इट डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज, तो हमें CSR कमेटी फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो CSR कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड मेंबर्स करेंगे. अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्या? सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि आपको CSR पॉलिसी बनानी होगी और उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना होगा. जो भी अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आपको टाइम टू टाइम उसमें करनी होगी. उसके बाद दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो अमाउंट है, आप कितना अमाउंट हमें स्पेंड करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज में हमें स्पेंड करना है, ये सारा हमें CSR कमेटी बताएगी. CSR कमेटी बोर्ड को बताएंगे और अल्टीमेटली फिर बोर्ड उनको अप्रूव करेगा. आपको एक पूरा एनुअल एक्शन प्लान भी बनाना है जिसके अंदर पूरा प्लान होगा किस तरह से कहाँ पे एक्टिविटीज पूरी आप कौन कौन सी एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करेंगे, कैसे उसको एक चेक रखेंगे कि एक्चुअली जो हमने पैसा उसमें दिया है वो उस एक्टिविटीज में यूज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है. ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR कमेटी की होती है. और अगर आपको कमेटी को फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड पूरी करेगा. अब हमने CSR पॉलिसी की भी बात करी थी. CSR पॉलिसी में इन्हीं सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. आपको उस पॉलिसी अगर आप एक पॉलिसी बना रहे हैं तो आपको उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें हम CSR कमेटी के बारे में लिखेंगे, हम एनुअल एक्शन प्लान लिखेंगे, हम उसमें ये लिखेंगे हमें कितना अमाउंट स्पेंड करना है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कमेटी के मेंबर्स का नाम लिखना है, हम उसको कैसे मॉनिटर और एक चेक रखेंगे उसमें. ये सारा का सारा हम पॉलिसी में भी लिखते हैं. अगर आप जैसे कि इस पे कमेटी को एनुअल एक्शन प्लान बना रहे हैं तो कमेटी ऐसा भी कर सकती है, दो देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि आप एक मीटिंग करें कमेटी की, पर फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट मीटिंग आफ्टर 1 अप्रैल, आप किसी भी 1 अप्रैल में किसी भी दिन पर एक मीटिंग कर लें और पूरा का पूरा एनुअल एक्शन प्लान जो है उस मीटिंग में डिस्कस कर लें. और आप टाइम टू टाइम ये पॉलिसी को अमेंड कर सकते हैं, एवरी ईयर अमेंड करके इस एज एन एनेक्शन इस प्लान को भी लगा सकते हैं या फिर सेपरेटली भी रख सकते हैं. यू कैन राइट इन द पॉलिसी कि हम एनुअल एक्शन प्लान हर फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट क्वार्टर में एक मीटिंग करेंगे, उसके अंदर इस प्लान को अप्रूव करेंगे. सो वी कैन ऑल्सो डू दैट. अब ये कंपनी पे और उनकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है. अब बोर्ड को जो एनुअल एक्शन प्लान बनाना है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए.
एक तो हम उसमें CSR प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट लिस्ट कर देंगे, और प्रेफरेंस हमेशा ये होती है कि हमारी कंपनी फॉर एग्जांपल गुड़गांव में है, सो उसके आसपास कौन से एरियाज में ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं हम वहां पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहां पर चेक रखना भी ईजी हो जाता है. सो वी कैन डू दैट. So we have the list of CSR projects and program, and that the manner of execution of such projects or program, how they will be executed. अगर हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूट होगा ताकि वो जो हमारी इन्वेस्टमेंट वो एक्चुअली यूजफुल हो. एक प्रोजेक्ट है हॉस्पिटल बनाने का, बट वो हॉस्पिटल बना ही नहीं, वो प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन ही नहीं, सो द मनी इज एक्चुअली वेस्टेड. उसके बाद हम एक मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बनाएंगे. एक डिटेल नीड है पूरी इम्पैक्ट असेसमेंट की. दिस इज अ न्यू अमेंडमेंट ड्रॉन बाय द CSR प्रोविजंस, बट दो ऑल द कंपनीज दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दिस इम्पैक्ट असेसमेंट. हमें कब इम्पैक्ट असेसमेंट करना है और कब नहीं करना है, वील ऑल्सो डिस्कस दैट गोइंग फर्दर. उसके बाद ये फंड्स कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है. अगर हम इन टोटल इन चीज़ों को देखें तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक प्रोजेक्ट जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए वो व्हेन दैट प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड, वेदर द एग्जीक्यूशन इज एक्चुअली गोइंग इन सच अ मैनर कि वो प्रोजेक्ट विद इन टाइमलाइंस कंप्लीट होगा. अगर हमने कोई प्रोजेक्ट लिया है 10 लड़कियों को, विल प्रोवाइड एजुकेशन टू 10 और 100 फीमेल और एनी पर्सन, तो वो एक्चुअली एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है क्या, वो अरेंजमेंट्स करे जा रहे हैं. सो बेसिकली इंटेंट ये है कि आपको सिर्फ पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, बट यू ऑल्सो हैव टू कीप अ चेक कि वो CSR एक्टिविटीज एक्चुअली हो रही है, यूर एक्चुअली द बेनिफिट इज गोइंग टू द सोसाइटी. सो दैट्स द मेन इंटेंट ऑफ दिस एनुअल एक्शन प्लान, और उसी के हिसाब से सारी चीजें लिखी गई हैं. प्रोजेक्ट्स, मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन, फंड्स कहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं, एक इम्पैक्ट असेसमेंट करिए उसके ऊपर, मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बनाइए, ऑल दैट. ये सारा इंटेंट वही है. Now, amount required to be spent in the CSR activities. हमें कितना अमाउंट स्पेंड करना है. The company is required to spend 2% of the average net profit of the company made during the immediately 3 preceding financial year. मतलब इसके अंदर हम 3 immediately preceding financial year देखेंगे और नेट प्रॉफिट देखेंगे, एवरेज नेट प्रॉफिट, उसका 2% कैलकुलेट करेंगे और वो हम अमाउंट जो होगा वो इन्वेस्ट करना होगा. इसमें थोड़ी और चीजें भी हैं. सपोज अगर आपने इन्वेस्ट करा, इस बार 2% आपने इन्वेस्ट करा, पर आपने इतना इन्वेस्ट करा इट वाज मोर देन 2%, तो नेक्स्ट ईयर जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट which was required by the law, you will spend an extra amount. तो वो जो अमाउंट होगा we can take that to the next year and you can get the same set off. So that's one requirement, one thing which I thought it is very important to discuss. एक और चीज भी, अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट करी उससे आपको सरप्लस आ जाता है, सो यू कैन नॉट मेक दैट part of the business profit. So what will you do with the surplus amount? अगर कोई surplus amount आ गया है out of the CSR activities, so what you can do, आप या तो उसी एक्टिविटी में उसको लगा दीजिए, या फिर आप अनस्पेंड अमाउंट की तरह जो भी उसका रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट होता है उसको आप CSR जो भी अनस्पेंड अमाउंट की हम ट्रीटमेंट करते हैं, या तो उसकी तरह उसको ट्रीट कर दीजिए, उस अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दीजिए, या फिर किसी और CSR ऑब्जेक्ट में उसको लगा दीजिए. The intent is that if there is any surplus that has to be utilized in the CSR activities only. अब हम जब CSR एक्टिविटीज करते हैं तो कई बार हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी होते हैं. फॉर एग्जांपल कोई आपने कोई बंदा भेजा, जैसे कंपनी खुद ही ये इनिशिएटिव ले रही है, वो खुद कर रही है, उन्होंने कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को हायर नहीं करा, कोई आने जाने का खर्चा होता है, कोई और वहाँ पे खर्चे होते हैं, सो दैट कैन बी टेकन इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. बट जो भी आप खर्चा करेंगे दैट शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल CSR एक्सपेंडिचर. वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ये सब था CSR एक्टिविटी जो आपको उस पर अमाउंट स्पेंड करना है. अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप अमाउंट स्पेंड नहीं कर पाए तो वो जो अनस्पेंड अमाउंट है उसका क्या होगा, उसके लिए भी ट्रीटमेंट है. पहले तो क्या था, ये जब अमेंडमेंट्स नहीं आई थी तो बहुत सीधा सा एक प्रोविजन था दैट इफ देयर इज एन अमाउंट दैट यू आर नॉट एबल टू स्पेंड ऑन द CSR एक्टिविटी, सो इन द बोर्ड मीटिंग, इन द बोर्ड रिपोर्ट यू विल मेंशन whatever is the reason. But अगर अब you have failed to spend that, so you can actually have only one solution. अगर आपने अमाउंट स्पेंड नहीं करा है, आप स्पेंड नहीं कर पाए हैं, तो आप उसका रीजन तो जैसे पहले दिया था वो रीजन तो आप दोगे, बट अब आपको within 6 months of the expiry of the financial year उसको फंड्स शेड्यूल 7 के अंदर कुछ फंड्स दिए हुए हैं,
उस फंड्स के अंदर आपको उस अमाउंट को ट्रांसफर करना होगा। मतलब आप सिर्फ आप पहले की तरह उसको लिख कर कि मैं नहीं कर पाया, रीजन दे दिया, दैट्स नॉट इनफ। Within 6 months of the end of the financial year, whatever amount you were required to spend on CSR activities, if you've not done that, you have to transfer that into the unspent CSR account. अब एक और नई चीज इसमें आई है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। अगर आपने कोई ऐसा पैसा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में लगा दिया है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब वो उस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट नहीं हुआ, वो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आपने सोचा कि मैं इसके अंदर 1 करोड़ लगाऊंगा, फाइन, बट यू आर नॉट इन्वेस्टिंग फुल 1 करोड़, क्योंकि आपने उसको डिवाइड कर दिया, ये 4 साल प्रोजेक्ट चलने वाला है, सो मैंने उसको एक साल इतना अमाउंट 20% दूंगा, आई नॉट गिव 1 करोड़। तो उस कंडीशन में क्या होगा, दैट इज ऑल्सो एन अनस्पेंड अमाउंट, बट आपने अपनी एक्टिविटी चूज कर ली है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट लंबा है, सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू, यू नॉट एबल टू स्पेंड ऑल द अमाउंट एट वंस, तो आपने उसको डिवाइड कर लिया, आप फिर आप एक बार में भी उसको दे सकते हो। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में उस अनस्पेंड अमाउंट को विद इन 30 days यू हैव टू ट्रांसफर इन द अनस्पेंड CSR अकाउंट विद इन 30 days। अगर आपने कोई पैसा स्पेंड नहीं करा एंड देयर इज सम स्पेसिफिक रीजन दैट व्हाई यू आर नॉट एबल टू स्पेंड ऑन द CSR एक्टिविटीज, तो आपको विद इन 6 months जो भी फंड्स मेंशन कर रहे हैं शेड्यूल 7 के अंदर, आप उसमें ट्रांसफर कर दोगे। बट क्योंकि आपने स्पेंड नहीं किया है अमाउंट on, because you have an obligation that you have committed yourself to spend some amount on an ongoing project, तो आपको 30 days में देना है। मतलब अनस्पेंड अमाउंट की 2 सिनेरियोज हैं, एक तो कोई रीजन की वजह से नहीं कर पाए, और दूसरा इफ इट्स रिलेटेड टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, उसके ट्रीटमेंट में डिफरेंस है। अब हमने जैसे बात करी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की, पर ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स होते क्या हैं? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, हम किस प्रोजेक्ट को ऑनगोइंग कहेंगे? अगर वो जो प्रोजेक्ट है वो 1 साल से ज्यादा है, तो हम उसको ऑनगोइंग कह सकते हैं। 1 साल से ज्यादा है, बट दैट शैल नॉट एक्सीड 3 years एक्सक्लूडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट वाज कमेंस्ड। इन टोटल 4 years हो जाएगा, 1 साल ईयर ऑफ कमेंसमेंट प्लस 3 years में, इन टोटल 4 years का प्रोजेक्ट। 1 साल से ज्यादा होना चाहिए, बट 3 साल से कम, 3 साल एक्सक्लूडिंग द ईयर ऑफ कमेंसमेंट। और हाँ, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस साल आप उसको पैसा लगा रहे हैं वो उसी साल कमेंस होना चाहिए प्रोजेक्ट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर 2 things that are required to be complied if you are saying some project to be an ongoing project। वो उस साल कमेंस होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे बहुत सारी क्वेरीज भी हैं कि वो प्रोजेक्ट कमेंस ही नहीं हुआ, सो कमेंसमेंट की भी रिक्वायरमेंट है। द प्रोजेक्ट मस्ट कमेंस इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच वी आर डिक्लेयरिंग दैट द सेम इन द अनस्पेंट अमाउंट। अब जो फंड्स हैं, जो हमने अभी फंड्स डिस्कस करे थे कि अगर आप स्पेंड नहीं कर पाए अमाउंट, तो विद इन 6 months आपको शेड्यूल 7 में जो फंड प्रोवाइड करें उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अभी कुछ फंड्स मैंने यहाँ पे बताए हैं, जैसे कि क्लीन गंगा फंड जो सेट अप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन द इमरजेंसी सिचुएशन फंड, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक फंड यूनिवर्सिटीज, और कोई भी फंड जो आगे आने कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई फंड बना देती है for the purpose of social economic benefit, relief and welfare of the scheduled caste, tribes, other backward classes, minorities and women, अगर ऐसा कोई भी फंड बनाती है तो आप उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब ऐसी भी एक्टिविटीज मेंशन करी है इस बार नई जो अमेंडमेंट आई है, जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो हम उसको CSR एक्टिविटी कंसिडर नहीं करेंगे। सबसे पहली है any activity undertaken in the pursuance of normal course of business of the company, जो आपका नॉर्मल रूटीन का बिजनेस है। जैसे एक बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही थी कि हमारी तो कंपनी जो है वो वैक्सीन बना रही है, इंजेक्शन बना रही है, कोविड के मास्क बना रही है, तो हम तो सोसाइटी को बेनिफिट कर रहे हैं। क्योंकि वो आपका खुद का नॉर्मल कोर्स में आपका बिजनेस है, वो आप ही का बिजनेस है, आपका रूटीन बिजनेस है, तो हम उसको CSR एक्टिविटी में कंसिडर नहीं करेंगे। ये एक पहली बात। दूसरी बात, कंट्रीब्यूशन टू एनी अमाउंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पॉलिटिकल पार्टी अंडर 182 सेक्शन 182 ऑफ द एक्ट। अगर आप इस जो भी पार्टीज इस सेक्शन 182 में मेंशन्ड है, अगर आप वहां पे कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, नॉट अ CSR एक्टिविटी। Activity supported by the company on sponsorship basis for deriving marketing benefits from its product and services। अगर आपने सपोज किसी एक्टिविटी में इन्वेस्ट किया और आपको ये लगता है कि आपको बेसिकली इंटेंट इन्वेस्टमेंट का नहीं है, आप चाहते हो आपका जो नाम है वो स्पॉन्सर, आपका नाम आ रहा है, आप बेसिकली अपने ब्रांड को
स्पॉन्सरशिप्स, मतलब उसको एक मार्केटिंग करना चाह रहे हो, इस पर्पज से आप कर रहे हो, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट एक एक्टिविटी, एक बेनिफिट सोसाइटी की वजह से नहीं कर रहे हो, दैट इज नॉट अ CSR एक्टिविटी। अब यहाँ पर एक जो पॉइंट जो मेरे दिमाग में आया था, फॉर एग्जाम्पल हमने एक CSR एक्टिविटी में पैसा लगा दिया, अब एक हॉस्पिटल हमने बनाया, हमने उसमें पैसा लगा दिया, से 2 करोड़। अब जब हॉस्पिटल बन गया, क्योंकि हमने उसमें एक पैसा अमाउंट इन्वेस्ट किया था, तो हॉस्पिटल वालों को लगा कि दे हैव इन्वेस्टेड, तो उन्होंने हमारा कंपनी का लोगो कहीं पर लगा दिया। सो दैट शैल नॉट बी टर्म्ड इनटू स्पॉन्सरशिप। सो ये इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, बट एज पर द इंटरप्रिटेशन, जो इंटेंट है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन इज ऑलवेज डन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट्स द इंटेंट, उस प्रोविजन का इंटेंट क्या है। तो हमारा तो इंटेंट नहीं था स्पॉन्सरशिप का, पर उन्होंने नाम लगा दिया, सो दैट्स हमारा इंटेंट नहीं था, हम तो एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करना चाह रहे थे। अगर ऐसा हमारा नाम लग गया है, सो दैट शुड बी कॉल्ड एंड कम अंडर द CSR एक्टिविटी। अगर आप कोई भी बेनिफिट अपने एम्प्लॉइज को दे रहे हैं, नॉट अ CSR एक्टिविटी। एम्प्लॉय इज पार्ट ऑफ योर फैमिली, कंपनी इज लाइक अ फैमिली, वो आपकी फैमिली का पार्ट है। सो अगर अपने एम्प्लॉइज को, अपनी फैमिली को कोई बेनिफिट दे रहे हो, नॉट अ CSR एक्टिविटी। अब ये भी क्वेरीज आ रही थी बार बार कि कोविड-19 के हमने अपनी वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को, हम उनको मास्क दे रहे हैं, हम उनको ये कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके टेस्ट फ्री में करा रहे हैं। आप कराइए, बहुत अच्छी बात है, बट दैट्स नॉट अ CSR एक्टिविटी। एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी, और एक और चीज़ है, कोई भी एक्टिविटी अगर आप कैरी कर रहे हैं टू फुलफिल एनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन अंडर एनी लॉ इन द फोल्ड, अंडर एनी लॉ, सो वो भी CSR एक्टिविटी नहीं है। बेसिकली CSR एक्टिविटी वो होती है जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कर रहे हो, अपने एम्प्लॉइज के लिए कर रहे हो, वो तो आपकी फैमिली का पार्ट है। आप बाहर सोसाइटी को कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हो। जब बाहर सोसाइटी को बेनिफिट दोगे, तभी उसको हम CSR एक्टिविटी में कंसिडर करेंगे। अब अगर आपने एक्टिविटी में करा, कुछ डिस्क्लोजर्स भी देने पड़ेंगे, डेफिनेटली देने पड़ेंगे कुछ डिस्क्लोजर्स। कहाँ पे देने, आपको वेबसाइट पे डालना पड़ेगा अगर कोई है, CSR पॉलिसी आप डालोगे, जो भी आप एनुअल, जो भी प्रोजेक्ट्स आप अप्रूव करोगे, एनुअल एक्शन प्लान, वो भी हम डालेंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ CSR कमेटी, वो भी हमें वेबसाइट पे डालना है। और ये जो सारे जो CSR एक्टिविटी की जो भी कमेटी की मीटिंग करेगी, उसकी डिटेल्स डायरेक्टर रिपोर्ट में जाएगी। आप, और अब तो डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ एक पूरा एनुअल रिपोर्ट ऑफ CSR एक्टिविटी भी डिस्क्लोज करना है, उसका पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, वो भी हमें डिस्क्लोज करना है। तो मतलब डायरेक्टर रिपोर्ट की कुछ कंप्लाइंसेस है, और बाकी सारी चीज़ें जो है आपको, अगर आपकी कंपनी की वेबसाइट है तो आपको वहाँ पर डिस्क्लोज करनी है। पॉलिसी डिस्क्लोज करनी है, एनुअल एक्शन प्लान डिस्क्लोज करना है, कमेटी की कौन कौन सी मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्लोज करनी है। अब इम्पैक्ट असेसमेंट, हमने एक बात अब पहले देखी थी कि हमारे को कंपनी को इम्पैक्ट असेसमेंट भी कराना है, पर तब मैंने आपको बताया था कि ये सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। इसके अंदर 2 रिक्वायरमेंट्स है। एक तो जो हम 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, अगर वो अमाउंट इज 10 करोड़, 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, देन यू हैव टू डू द इम्पैक्ट असेसमेंट। पर अभी इम्पैक्ट असेसमेंट क्या हमें सारे प्रोजेक्ट्स के लिए कराना है? द आंसर टू द क्वेश्चन इज नो। एनी CSR प्रोजेक्ट जिसका आउटले इज 1 करोड़ और मोर, उसी को इम्पैक्ट असेसमेंट कराना है। और इट द प्रोजेक्ट शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम का प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। 1 साल से कम का प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, उसकी वैल्यू जो उसका आउटले है वो 1 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। उसी प्रोजेक्ट की इम्पैक्ट असेसमेंट हम कराएंगे। और हम ये कराएंगे कब? जब हमारी जो ऑब्लिगेशन है CSR की, दैट इज 10 करोड़ और मोर, तभी हमें ये इम्पैक्ट असेसमेंट करानी है। अदरवाइज देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सच इम्पैक्ट असेसमेंट। अब हमने इम्पैक्ट असेसमेंट कराई, इंडिपेंडेंट एजेंसी को हायर कर लिया, उसका एक्सपेंडिचर जो होगा ना, या तो 50 लाख हो या फिर 5% ऑफ CSR एक्सपेंडिचर, आप कैलकुलेट कर लो, और जो भी लेस होगा वील टेक दैट इनटू अकाउंट। और ये सारी जो इम्पैक्ट असेसमेंट है, इसका एक डिटेल इनेक्चर है जो आपको एनुअल रिपोर्ट जो हम सबमिट करते हैं उसके साथ लगाना है, पूरी डिटेल है उसमें इम्पैक्ट असेसमेंट की। CSR एक्टिविटीज, अब जो CSR एक्टिविटीज है, या तो कंपनी सेल्फ खुद करे, या फिर ये जो एजेंसीज यहाँ पर ले डाउन है, इन किसी भी एजेंसी, अ कंपनी established under section 8 of the act, a company established under section 8 of the act, or a registered trust society established by central government, state government, any entity established by under an act of parliament or state legislature, a company established under section 8 of the act, or a registered public trust, registered society under section 12A and 80G of the इनकम टैक्स एक्ट, ये जो सारी एजेंसीज है ना, इनके थ्रू भी आप करा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं और इनके थ्रू भी करा सकते हैं।
अब इन एजेंसीज के लिए रिक्वायरमेंट है कि इन सारी एजेंसीज को एक CSR1 फॉर्म फाइल करना है। फॉर्म फाइल करने के बाद आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक इंडिपेंडेंट एजेंसी हैं और अगर आपने ये फॉर्म फाइल नहीं करा है, then you will not be able to actually provide the guidance to all the companies regarding CSR activities। तो आप उसमें फॉलो नहीं करेंगे, और अगर आप वो अपनी कंप्लाइंस नहीं कराए तो आप एज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी जो है किसी भी कंपनी को कंसल्टेंसी या हेल्प नहीं कर पाएंगे। So this is also that all the companies who are hiring the independent agency, they have to be very cautious of this fact कि उन्होंने CSR1 फॉर्म फाइल करा है, उनके पास वो CSR रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं है। तो you have to be very cautious of this fact कि CSR का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, whether they are having that or not, whether they have complied with all the requirements or not. So all these were the important things which I wanted to discuss. If you have any queries, we would love to answer your queries. You can put that in the comment section. And stay safe. So stay safe, stay home. ये पैंडेमिक है, बहुत ज़्यादा बाहर कंडीशन खराब है, बट आप जितना घर पे रहेंगे उतना ही आप सेफ रहेंगे. So that's all. If you like the video, do follow the channel, do like the channel, and also subscribe to the channel. Thank you so much. Thanks for watching.